मैं एक आईने के सामने अकेला खड़ा हूं और अपनी ही परछाई को घूर रहा हूं। आखिर तुम हो कौन? अगले ही पल पूरा दृश्य बदल जाता है। एक और मैं सिंहासन पर आराम से बैठा हुआ है। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराता है। तुम मैं हो और मैं तुम हूं। उसकी आंखों में खून की प्यासी चमक साफ दिखाई देती है। मैं हूं आर्बिटर जीरो। मैं हूं स्लॉटर किंग, सातों राजाओं में सबसे पहला। मुझे स्लॉटर किंग होना चाहिए था, सातों राजाओं में सबसे पहला। लेकिन मैं तो एक चींटी तक को कुचल नहीं सकता। और इसकी वजह है मेरा जागृत हुआ स्लॉटर टैलेंट। एक ऐसी शक्ति जो हर हत्या के साथ और भी ज्यादा ताकतवर होती जाती है। लेकिन जब मैंने अपने दादाजी को इसके बारे में बताया तो वह इतने डर गए कि आधी रात को ही घर छोड़कर भाग गए। जाने से पहले उन्होंने मुझे बार बार चेतावनी दी थी, कभी भी किसी को अपने टैलेंट के बारे में पता मत चलने देना। कई साल बाद एक बारिश भरी रात में रेडियो पर घबराई हुई आवाजें गूंज रही थी। कॉलिंग एली, कॉलिंग एली, कैन यू हियर मी? बस 5 मिनट और संभाल कर रखो, हम लगभग पहुंच चुके हैं। एक संकरी गली भीषण लड़ाई के निशानों से भरी पड़ी थी। दर्द और चोटों की परवाह किए बिना एली धीरे धीरे मलबे के बीच से उठती है। एली एजिस ब्यूरो की 7वें डिवीजन की एक एजेंट थी। उसके हाथ में मौजूद ब्लेड ठंडी चमक बिखेर रही थी। तभी उसका एक टीममेट डर से चीख उठता है, कैप्टन एली, मुझे बचाइए! एली अपनी चोटों की परवाह किए बिना उस मॉन्स्टर पर झपट पड़ती है। लेकिन अगले ही पल वह क्रीचर उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। उसके स्कैनर पर अचानक रोशनी जल उठती है और क्रीचर का थ्रेट लेवल दिखाई देने लगता है। एली का चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। लेवल 4। ये लेवल 4 अबेरेंट है। दूसरी तरफ से उसके टीममेट की आवाज अविश्वास से कांप उठती है। क्या? लेवल 4? एली, हम पहले ही रास्ते में हैं। बस थोड़ी देर और टिके रहो, हम किसी भी पल वहां पहुंचने वाले हैं। लेकिन एली जानती थी कि अब बहुत देर हो चुकी है। तभी मैं बारिश में कदम रखते हुए वहां पहुंचता हूं। मुझे देखकर वह झटके से चौकन्नी हो जाती है और अपने हथियार को और कसकर पकड़ लेती है। मैं हाथ में अम्ब्रेला लिए लगातार बरसती बारिश के बीच बिल्कुल शांत खड़ा रहता हूं। एली मुझ पर चिल्लाती है, ऐसे घूरते मत रहो, भागो! मॉन्स्टर को मेरी मौजूदगी का एहसास हो जाता है और वह धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ता है। वह अपनी क्रिम्सन टंग बाहर निकालता है और सीधे मेरी तरफ झपट पड़ता है। लेकिन मैं 1 इंच भी नहीं हिलता। एली की आंखें डर से फैल जाती हैं। भागो! जैसे ही मॉन्स्टर मेरे बिल्कुल करीब पहुंचता है, मेरी आंखें क्रिम्सन रंग में चमक उठती हैं और मेरे भीतर से रॉ पावर का एक जबरदस्त सैलाब फूट पड़ता है। मैं बस कैजुअली एक बार करता हूं और मॉन्स्टर के हमले को आसानी से रोक देता हूं। मेरी आंखों में छिपी किलिंग इंटेंट अचानक भड़क उठती है और उसके साथ एक ऐसी भयानक औंधा फैलती है कि पूरा माहौल डर से कांप उठता है। फिर एक कान फाड़ देने वाली गड़गड़ाहट के साथ मैं अपना हमला नीचे दे मारता हूं। मॉन्स्टर हवा में उछलकर पीछे जा गिरता है और फिर कभी नहीं उठता। मैं अपना हाथ ऊपर उठाता हूं और हवा में उसे एक तरफ घुमा देता हूं। मरे हुए मॉन्स्टर की ब्लड एनर्जी लाल रोशनी में बदल जाती है और सीधे मेरे शरीर के अंदर समा जाती है। मेरी आंखों में चमक रही लाल रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ती है और फिर वापस अपनी शांत अवस्था में लौट आती है। मैं अपना मास्क ऊपर करता हूं और जमीन पर गिरी हुई उस महिला को देखता हूं। वह धीरे से अपना सिर उठाकर मेरी तरफ देखती है। उसकी आवाज मुश्किल से वह फुसफुसाते हुए बोलती है, मैं बुरी तरह घायल हूं, क्या तुम मुझे बारिश से बाहर किसी सूखी जगह तक घसीट कर ले जा सकते हो? फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, तुम मुझसे मदद तो मांग रहे हो, लेकिन अपना नाम तक नहीं बताओगे? वह पलक झपकाती है और फिर अपनी बात सुधारते हुए कहती है, क्या तुम मुझे वहां तक घसीट कर ले जाओगे प्लीज? एली अपने दोनों हाथ फैलाकर ऐसे तैयार हो जाती है जैसे उसे उम्मीद हो कि मैं किसी हीरोइक प्रिंसेस कैरी की तरह उसे उठाकर ले जाऊंगा। लेकिन मैं उसका कॉलर पकड़ता हूं और उसे घसीट कर छत के किनारे बारिश से बची हुई जगह के नीचे ले जाता हूं। वह दर्द से दांत भींचते हुए सिसकारती है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए मुड़ जाता हूं। तभी वह पीछे से मुझे आवाज देती है, रुको, मेरा नाम एली है, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ सकती हूँ? बिना पीछे देखे मैं उसे एक नकली नाम बता देता हूँ, ड्रेक। लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। कुछ ही देर बाद उसके टीममेट्स वहां पहुंच जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। मैं वापस घर की तरफ निकल पड़ता हूँ। जैसे ही मैं घर के सामने वाले दरवाजे तक पहुंचता हूँ, अंदर से आती हुई तेज आवाजें मेरे कानों में पड़ती हैं। लिविंग रूम में आयरिस मेरी कजन मिस्टी को समझाने की कोशिश कर रही थी। स्वीटी, मेरी बात सुनो, अवेकनिंग सीरम्स इस समय बेहद रेयर हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ही मिले हैं और तुम्हारे डैड और मुझे अपनी सारी इज्जत एक तरफ रखकर हर जगह अपनी जान पहचान लगानी पड़ी, तब जाकर ब्लैक मार्केट से ये 2 सीरम मिल पाए। इस बार अपनी सिस्टर और फैन को पहले इनका इस्तेमाल करने दो। तुम अभी छोटी हो, अगले साल जब तुम्हारी अवेकनिंग की बारी आएगी तब माम अपनी आखिरी पाई तक जोड़कर तुम्हारे लिए 2 सीरम खरीद लेगी। डील? मिस्टी गुस्से में फट पड़ती है, नो डील। आप हमेशा उस ऑर्फन नेफ्यू का ही पक्ष लेती हैं। फियन हमारा खाना खाता है, हमारी चीजें इस्तेमाल करता है, अब उसे सब कुछ क्यों मिलना चाहिए? यहां तक कि वो अवेकनिंग सीरम भी, जो मेरा पूरा फ्यूचर तय करने वाला है, वो भी उसे चाहिए? बिल्कुल नहीं। दरवाजे के हैंडल पर रखा मेरा हाथ वहीं जम जाता है। मिस्टी झटके से घूमती है और अंकल वेट पर चिल्लाती है, डैड,
कम से कम एक बार तो सही फैसला करो। अंकल वेड असहज होकर खांसता है। ओ आयरिस, ऐसा करते हैं फेन वाला सेरम मिस्टी को ही दे देते हैं। आखिर मिस्टी हमारी अपनी फ्लैश एंड ब्लड है। आंट आयरिस तुरंत पलटकर जवाब देती है, बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कल होने वाला टैलेंट असेसमेंट कितना महत्वपूर्ण है? क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये फेन के पूरे फ्यूचर का सवाल है। अंकल वेड भी तुरंत पलटकर जवाब देता है, क्यों नहीं? तुम्हारा नेफ्यू बहुत कीमती है ना? लेकिन मेरी बेटी की कोई कीमत नहीं है। अगर हमने इतनी दयालुता दिखाकर उसे अपने घर में जगह नहीं दी होती तो तुम्हारा वो प्यारा नेफ्यू आज किसी आवारा कुत्ते की तरह सड़कों पर भटक रहा होता, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती। तभी मेरी दूसरी कजन सेज अपने होठों पर हल्की सी मुस्कान लाती है। डैड, अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग देखें तो हम जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि जिस घर में हम इस वक्त खड़े हैं, ये सब फेन के पेरेंट्स की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस से आया है। अगर हम ना होते तो फेन उस पैसे को लेकर हमसे 10,000 गुना बेहतर जिंदगी जी सकता था। अगर सच में हिसाब किताब की बात हो रही है तो उस समय हम ही थे जिन्हें डेट कलेक्टर्स ने लगभग मरने तक परेशान कर रखा था। और अगर मुझे सही याद है तो इन दोनों के लिए खर्च की गई पूरी फॉर्च्यून, इन सीरम्स के लिए खर्च किया गया पैसा भी फेन के पेरेंट्स की छोड़ी हुई चीजों से ही आया था। मिस्टी तुरंत पलटकर जवाब देती है, उसके पेरेंट्स जो पैसा छोड़कर गए थे वो तो उसने बहुत पहले ही पूरा उड़ा दिया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सीरम मेरा है। मैं कल असेसमेंट में जाकर सबके सामने सिर्फ इसलिए मजाक नहीं बनना चाहती कि मैं इतनी गरीब हूं कि एक सीरम तक नहीं खरीद सकती। तभी मैं दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता हूं। आंट आइरिस अचानक चौंक जाती है, फिर जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर कहती है, फैन, तुम वापस आ गए। बाहर बहुत बारिश हो रही है ना? जाओ पहले खुद को साफ कर लो, डिनर तैयार है। मिस्टी धीमी आवाज में ताना मारती है, बेशर्म पैरासाइट। मैं ऐसा दिखाता हूं जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और चुपचाप जाकर टेबल पर अपनी जगह बैठ जाता हूं। आंट आइरिस मेरी तरफ मुड़ती है, फैन, कल टैलेंट असेसमेंट है। आंटी ने तुम्हारे लिए भी एक सीरम लाकर रखा है, पता है? मिस्टी, उसे सीरम दे दो। मिस्टी सीरम को और कसकर पकड़ लेती है। मैं क्यों दूं? ये मेरे हाथ में है तो ये मेरा है। तभी सेज आगे आती है और अपना सीरम टेबल पर रख देती है। फैन, ये ले लो, ये तुम्हारा है। इतना कहकर वह मुड़ती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। मैं भी अपने कमरे में चला जाता हूं और पीछे से दरवाजा लॉक कर देता हूं। फिर अपना फोन निकालता हूं और क्लास ग्रुप चैट को स्क्रॉल करने लगता हूं। ड्रेक बड़े घमंड से बता रहा था कि उसके पास 20 टॉप टियर अवेकनिंग सीरम्स पहले से तैयार हैं। पूरी चैट में जैसे भूचाल आ जाता है। हर कोई उसकी चापलूसी करने लगता है और उसकी प्रोटेक्शन की भीख मांगने लगता है। मैं एक ठंडी हंसी के साथ अपना फोन नीचे रख देता हूं, फिर अपने हाथ में मौजूद सीरम को देखता हूं, जबकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले जिस लेवल 4 एबेरेंट की ब्लड एनर्जी मैंने अब्सॉर्ब की थी, ऐसा लगता है कि वह मेरे शरीर को लगातार मजबूत कर रही है। यानी स्लॉटर टैलेंट सिर्फ मेरी बेस स्टैट्स को बढ़ाने तक सीमित नहीं है। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये दूसरे लोगों के अवेकन टैलेंट्स को जबरदस्ती प्लंडर भी कर सकता है। ग्रैंडपा ने मुझे स्लॉटर टैलेंट को छिपाकर रखने की हिदायत दी थी, इसलिए कल के असेसमेंट में मुझे बस कैजुअली कोई लो रैंक टैलेंट दिखाना होगा जिसे मैंने प्लंडर किया है, और इस तरह मेरी असली ताकत पूरी तरह छिपी रहेगी। अगले दिन क्लासरूम में मिस चेन आवाज लगाती है, सब लोग शांत हो जाओ, घबराने की जरूरत नहीं है। लाउड स्पीकर पर मेरी अनाउंसमेंट का इंतजार करना और उसके बाद तुम सभी अपने सीरम से एक साथ इंजेक्ट करोगे। ओह, और एक बात, क्या यहां किसी के पास सीरम नहीं है? उनके शब्द अभी पूरे भी नहीं हुए थे कि ड्रेक मेरी तरफ देखकर एक तिरछी मुस्कान देता है। हे फेन, टीचर तुमसे बात कर रही है। मैंने सुना है कि तुम किसी और के घर में रह रहे हो, एक पैसा तक नहीं जुटा सकते। ऐसा तो नहीं कि तुम एक घटिया सा सीरम भी अफोर्ड नहीं कर सकते? तभी क्लियो मेरे डेस्क पर एक सीरम रख देती है। मिस चैन, मैं फेन के लिए एक एक्स्ट्रा सीरम लाई हूं। ड्रेक का चेहरा उसी पल गुस्से से उतर जाता है। तभी दरवाजे से प्रिंसिपल की आवाज आती है, मिस चेन, क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकती हैं? और उनके ठीक बगल में एली खड़ी थी। मेरी दिल एक पल के लिए धड़कना भूल जाता है। ओह नहीं, ये वही औरत है जिसे कल रात एक अबेरेंट ने पानी से भरी गली में पटक पटक कर घायल कर दिया था। आखिर उसने मुझे स्कूल तक कैसे ट्रैक कर लिया? बाहर हॉलवे में मिस चेन प्रिंसिपल से बात कर रही थी। मिस चेन, आपकी क्लास में ड्रेक नाम से कौन सा स्टूडेंट है? वह क्लासरूम की तरफ इशारा करती है। वो वाला, वही ड्रेक है। तभी एक लंबे आदमी की आंखों में उत्साह की चमक आ जाती है। एली, एक बार देखो, क्या यही वही लड़का है? एली कुछ पल के लिए झिझकती है। कल रात स्टॉर्म इतना तेज था, उस लड़के ने मास्क पहन रखा था और मेरा इतना ब्लड बह चुका था कि मैं लगभग बेहोश होने वाली थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख ही नहीं पाई। लेकिन उसकी हाइट और बिल्ड बिल्कुल मैच करती है। वह आदमी हंस पड़ता है। तो फिर यही लड़का होगा? मिस चेन उलझन में पूछती है। प्रिंसिपल, ये दोनों कौन है? प्रिंसिपल खुशी से चमक उठते हैं। मिस चेन, इस बार आपने एक सच्चे प्रोडिजी को तैयार किया है। ये दोनों 7 डिवीजन के स्पेशल एनवॉयज हैं। ये हैं कैप्टन शॉ और ये हैं मिस एली। मिस चेन हैरानी से बोल उठती हैं, 7 डिवीजन खुद ड्रेक के लिए यहां आई है?
क्या इसके टैलेंट के लिए इसे पहले से ही सिलेक्ट कर लिया गया था? शॉ अपनी उंगली होंठों पर रखकर कहते हैं, क्लासिफाइड है, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कह सकते। निन्थ डिवीजन के उन बूढ़े चालाक लोगों ने हमारे प्रॉमिसिंग रिक्रूट को हथियाने की कोशिश की थी। उन्होंने हायर अप्स के पास रिक्वेस्ट डालकर असेसमेंट रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट को एक दिन डिले करवाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, हर चाल के सामने एक काउंटर ट्रिक भी होती है। आखिरकार ये गोल्डन गूस फिर भी मेरे हाथ लगी गया। मेरे पेट में जैसे अचानक ठंड पड़ जाती है। 7th डिवीजन का काम एबेरेंट को संभालना है, और ये बेहद खतरनाक अवेकेंट लोग हैं। ये एक मिलिटेंट आउटफिट है। मेरा टैलेंट तो हद से भी ज्यादा एबनॉर्मल है। ये दूसरे लोगों की एबिलिटीज तक प्लंडर कर सकता है, और ऑनलाइन किसी भी अवेकेंट डेटाबेस में मेरे जैसा टैलेंट मौजूद ही नहीं है। कौन जाने, अगर इन एगिस ब्यूरो वालों को सच्चाई पता चल गई तो वे मेरे साथ क्या करेंगे? शायद मुझे किसी टेबल पर बांधकर रिसर्च के लिए मेरा शरीर तक काट डालें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं किसी भी हालत में एक्सपोज नहीं हो सकता। मैं चुपचाप अपने एक क्लासमेट से एक पेयर ऑफ ग्लासेस मांगता हूं और उन्हें पहन लेता हूं, फिर अपने बैंग्स को पीछे की तरफ स्लिक कर देता हूं। अगर मेरा डिस्गाइज ठीक ठाक रहा तो कल रात जिस लड़की ने किसी को एक ही बार में लेवल 4 एबेरेंट को खत्म करते देखा था, वह मुझे कभी पहचान नहीं पाएगी। क्लासरूम में वापस आते ही वह चबी किड अपनी एक्साइटमेंट रोक ही नहीं पाता। ओ माय गॉड, ये तो एजिस ब्यूरो की लेजेंडरी 7th डिवीजन है। मैंने सुना है कि 7th डिवीजन में जाने के लिए कम से कम बी रैंक्ड टैलेंट होना जरूरी है। वहां सिर्फ एलीट ऑफ द एलीट ही जाते हैं। ड्रेक अपने ग्लासेस को ऊपर करते हुए बोलता है, ये तो कुछ भी नहीं है। एजिस ब्यूरो की असली पावर हाउस तो 9th डिवीजन है। वहां का हर एक मेंबर मॉन्स्टर्स जीनियस है। वहां का दरवाजा पार करने के लिए मिनिमम एस रैंक टैलेंट चाहिए। फिर भी 7th डिवीजन एक अपने आप में 7th डिवीजन भी एक ड्रीम यूनिट है। उसके पीछे खड़े लेनी की आंखें चमक उठती हैं। ड्रेक भाई, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन सी डिवीजन है? तुमने टेस्ट देने से पहले ही एक स्पेशल एनवॉय का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसका मतलब है कि इस पूरे स्कूल में इस वक्त सबसे बड़ा आदमी तुम ही हो। ड्रेक पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है, लेकिन लेनी उसकी तारीफों के पुल बांधता ही चला जाता है। ये जरूर तुम्हारे डैड की कनेक्शंस का कमाल है ड्रेक। तुम्हारा फैमिली इतना पावरफुल है। तुम्हारी पहचान एजिस ब्यूरो के टॉप ब्रास से जरूर होगी, है ना? ड्रेक घबराकर बार बार सिर हिलाता है। हाँ हाँ हाँ, मेरे डैड उन्हें जानते हैं। मुझे याद है, मेरे डैड ने एक बार उनमें से कुछ लोगों को डिनर पर भी बुलाया था। लेनी तुरंत बोल उठता है, देखा, मुझे पहले से पता था। फिर वह क्लियो की तरफ मुड़ता है। उस क्लास ब्यूटी को देख रहे हो? यही ड्रेक की असली पावर है। इसे कहते हैं कनेक्शंस। क्लियो बिना एक पल गंवाए उसे चुप करा देती है। प्लीज, उन्होंने तो बस हॉलवे से उसे देखा था। तुम्हें क्या पता ड्रेक के डैड ने कोई बहुत बड़ा क्राइम किया हो और 7th डिवीजन यहां उन्हें गिरफ्तार करने आई हो। फिर वह मेरी तरफ देखती है। हे फैन, तुम्हें तो ग्लासेस की कोई जरूरत भी नहीं है। फिर अचानक ये ब्लैक फ्रेम्स क्यों पहन रखे हैं? मैं ग्लासेस उतार देता हूं। कोई खास वजह नहीं, बस देखना चाहता था कि ग्लासेस पहनने से मैं थोड़ा ज्यादा स्मार्ट लगता हूं या नहीं। तभी मिस चेन वापस क्लासरूम में आ जाती है। उनकी आंखों में छुपी एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। पूरी क्लास तुरंत उनके चारों तरफ जमा हो जाती है। मिस चेन, हॉलवे में उन लोगों ने क्या कहा? क्या ड्रेक को सच में 7th डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया है? वह मुस्कुराती हैं और अपनी उंगली होंठों पर रख देती हैं। क्लासरूम में तुरंत खुशी का शोर मच जाता है। ड्रेक, तुम तो लेजेंड हो। जब बड़े आदमी बन जाओ तो हम जैसे छोटे लोगों को भूल मत जाना ड्रेक। ड्रेक इस सारी हाइप के बीच पूरी तरह हवा में उड़ने लगता है। चिंता मत करो बॉयज, असेसमेंट खत्म होने के बाद अगर सच में मुझे 7th डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया तो मैं पूरी क्लास को एज्योर सिटी के सबसे एक्सक्लूसिव क्लब में लेकर जाऊंगा। पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट मेरी तरफ से। मैं ये सब देखकर बस एक ठंडी मुस्कान देता हूं। जब टैलेंट असेसमेंट के रिजल्ट सामने आएंगे और घमंडी कैप्टन शॉ को पता चलेगा कि उसने गलत आदमी को रिक्रूट समझ लिया था, तब ड्रेक को ऐसी ब्रूटल रियलिटी चेक मिलने वाली है जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कुछ ही देर में टैलेंट असेसमेंट शुरू होने वाला था। पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तभी 9th डिवीजन के लोग वहां से गुजरते हैं और उनके शरीर से निकल रहा दबाव इतना जबरदस्त था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। किसी की आंखें अचानक फैल जाती हैं। नहीं हो सकता, ये तो लेजेंडरी 9 डिवीजन है। क्या तुमने उस लड़की के हाथ में रखा केस देखा? उस पर 9 ड्रैगन क्रेस्ट है। ये 9 डिवीजन का अल्टीमेट सिंबल है। मैं एक सफेद बालों वाले आदमी को अपने सामने से गुजरते हुए देखता हूं और मन ही मन सोचता हूं, उस आदमी से निकलने वाला प्रेशर बेहद खतरनाक है। अगर वो मुझे मारना चाहे तो शायद सिर्फ एक थॉट से ही मेरा काम तमाम कर सकता है। उधर हर कोई अपनी सांस रोके खड़ा था। तभी एक तरफ से शॉ ड्रेक की ओर देखकर एक बड़ी सी मुस्कान देता है। लेनी फिर से अपना आपा खो बैठता है। ड्रेक, तुमने देखा, 7th डिवीजन का वो बड़ा अधिकारी अभी तुम्हारी तरफ देखकर सिर हिलाया। वो तुम्हें देखकर मुस्कुरा भी रहा है। ड्रेक बड़ी मुश्किल से अपने एक्साइटमेंट को काबू में रखता है। धीरे बोलो, थोड़ा शांत रहो, अभी कुछ भी पूरी तरह तय नहीं हुआ है। फिर वह मेरी तरफ देखकर बोलता है, लेकिन हे फेन,
मैंने सुना है कि अवेकनिंग टैलेंट्स की बात आए तो कभी कभी किताबी कीड़ों के रिजल्ट सबसे खराब निकलते हैं। एक सीनियर था जो एकेडमिक्स में पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था, लेकिन अवेकनिंग के बाद उसे ए रैंक एक्सकवेटर टैलेंट मिला। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल बेकार लाइफ स्किल है। शायद तुम्हारी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा हो। मैं हल्की सी मुस्कान देता हूँ। सच कहूं तो ये इतना भी बुरा नहीं होगा। कम से कम एक्सकेवेटर टैलेंट हासिल करना ए रैंक बूटलिकर टैलेंट पाने से तो बेहतर ही है ना ड्रैक? तुम्हारा क्या ख्याल है? ड्रेक का चेहरा उसी पल गुस्से से उतर जाता है। तभी क्लियो पीछे से मुझे हल्का सा धक्का देती है। फेन, कल रात जो सीरम मैंने तुम्हें दिया था वो कहाँ है? ओह, वो क्लासरूम में ही छोड़ाया, लाना भूल गया। वह गुस्से में अपने गाल फुला लेती है। जब तुम्हारा पूरा फ्यूचर तय होने वाला हो तब भी तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? वह तुरंत वापस क्लासरूम की तरफ भागने के लिए मुड़ती है, लेकिन मैं उसका रिस्ट पकड़ लेता हूँ। रहने दो, लगभग हमारी बारी आ चुकी है। अब वापस जाने का टाइम नहीं है। उसकी आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। तुम ऐसे क्यों हो? मैं मुस्कुराता हूं। कोई बात नहीं। अगर इस बार काम नहीं बना तो मैं अवेकन ही नहीं होऊंगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तभी मिस चैन अनाउंसमेंट करती है, नेक्स्ट अप ड्रेक और फेन, कृपया असेसमेंट पॉड्स की तरफ जाएं। दूसरी तरफ शॉ अपनी एक्साइटमेंट को मुश्किल से रोक पा रहा था। जल्दी करो, 7th डिवीजन का रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार रखो। जैसे ही ये बच्चा बाहर निकले हम इसे तुरंत घेर कर रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा देंगे, इससे पहले कि कोई और इसे रिक्रूट कर पाए। इससे उन 9th डिवीजन वालों का चेहरा देखने लायक होगा। उधर मैं असेसमेंट पॉड के अंदर कदम रखता हूं। मुझे ग्रैंडपा की कही हुई बात याद आती है। इस चीज के रहते मेरा प्राइमोडियल स्लॉटर टैलेंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की डिटेक्शन से बच सकता है, और मैंने कोई सीरम भी इंजेक्ट नहीं किया है। इसलिए रिजल्ट्स में ज्यादा से ज्यादा वही ए रैंक स्ट्रेंथ टैलेंट दिखाई देगा जिसे मैंने प्लंडर किया है। दूसरी तरफ मॉनिटरिंग रूम में स्क्रीन पर दिख रहे डेटा को देखते ही वह लड़की पीली पड़ जाती है। सर, ये कैसे संभव है? बिना किसी अवेकनिंग सीरम के रीडिंग्स पोटेंशियल इंडेक्स पर डबल एस रैंक टैलेंट दिखा रही हैं। और सिर्फ एक रीडिंग नहीं है, अगर उसने हाई प्योरिटी सीरम इंजेक्ट किया होता तो उसके हर एक टैलेंट को जबरदस्ती एक पूरा टीयर और ऊपर पुश किया जा सकता था। यानी वह लेजेंडरी ट्रिपल एस रैंक तक पहुंच सकता था। सफेद बालों वाला आदमी अपने होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान लाता है। फैन, हो, इंटरेस्टिंग। ये मॉन्स्टर 9th डिवीजन का है। अब मैं असेसमेंट पॉड से बाहर निकलता हूं। मेरे हिसाब से मैंने जो स्ट्रेंथ टैलेंट दिखाया है वो ज्यादा से ज्यादा ए रैंक है। ऐसा टैलेंट ईजिस ब्यूरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन की नजर में भी आ सकता है, लेकिन ये टैलेंट कभी भी 9th डिवीजन में जाने की थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सकता। आखिर 9th डिवीजन कोई आम जगह नहीं बल्कि मॉन्स्टर्स का अड्डा है। ड्रेक अपने असेसमेंट पॉड से पूरे स्वैग के साथ बाहर निकलता है। शॉ तुरंत आगे बढ़कर उसका स्वागत करने पहुंच जाता है। ये देखते ही पूरी क्राउड में हलचल मच जाती है। होली क्रैप, ड्रेक तो सच में बीस्ट निकला। इसने तो टेस्ट देने से पहले ही रिक्रूटमेंट हासिल कर लिया। खिड़की के पास गिडियन पूछता है, वो 7 डिवीजन का शो बाहर क्या कर रहा है? क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? उसने एक स्टूडेंट को इतनी जल्दी साइन भी कर लिया। क्या हमने किसी प्रॉमिसिंग टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया? नहीं, लेकिन मैंने अभी बाहर कुछ सुना है। शॉ शेख ही बघार रहा था कि उसे एक इंसेन जीनियस मिल गया है और वो हमारी आंखों के सामने से ही हमारा रिक्रूट छीनने वाला है। गिडियन तिरस्कार से हंसता है। क्या बेवकूफ आदमी है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि इस बार हम सबसे एडवांस डिटेक्शन इक्विपमेंट लेकर आए हैं। डिटेक्टर अपग्रेड की खबर अभी तक 9 डिवीजन के बाहर नहीं गई है, इसलिए उसका इसके बारे में न जानना स्वाभाविक है। गिडियन अपनी भौं उठाकर पूछता है, उसने जिस टैलेंट को स्वाइप किया है वो किस रैंक का है? अपने आप में सी रैंक है, लेकिन ढेर सारे सीरम से बूस्ट करने के बाद मुश्किल से भी रैंक तक पहुंचता है। गिडियन तिरस्कार से मुस्कुराता है। कचरा। फिर वो कहता है, ओह, कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा दो। आज रात हम दोनों फेन के घर जाकर उसे साइन करवाएंगे। डिनर के समय जाना, कम से कम एक फ्री मील तो मिल ही जाएगा। असेसमेंट खत्म होने के बाद ड्रेक लोगों की भीड़ से घिरा हुआ स्पॉटलाइट का पूरा मजा ले रहा था और गर्व से फूला नहीं समा रहा था। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी क्लियो मेरे पास आती है। फैन, चलो वहां जाकर बैठते हैं, यहां बहुत शोर है। मैं कहता हूं, मुझे पहले क्लासरूम जाना है, फिर क्लास 8 में अपनी कजन से मिलने जाना है। किस लिए? उसे अपना सीरम देने। वह हैरानी से पूछती है, तो तुमने अपना सीरम अपनी कजन के लिए बचाने के लिए खुद इस्तेमाल नहीं किया? अगर तुम्हारे पास सीरम नहीं था तो तुम मेरे दिए हुए सीरम का इस्तेमाल कर सकते थे फैन। फिर वह गंभीर होकर कहती है, हम किंडरगार्टन से एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तुम मुझसे मांग सकते हो, समझे? मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं। कुछ भी? वह शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे उसे पूरी उम्मीद हो कि अब मैं उसे किस करने वाला हूं। लेकिन मैं कहता हूं, क्या तुम घुटनों के बल बैठकर मेरे लिए झुक सकती हो? और बस उसी पल रोमांटिक टेंशन लाखों टुकड़ों में बिखर जाती है। क्लियो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अपने गाल फुलाकर झुंझलाते हुए बोलती है, फैन। मैं वहां से क्लास 8 के एंट्रेंस की तरफ चला जाता हूं। सेज अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठकर पढ़ रही थी। मैं उसे आवाज देता हूं, सेज।
उसकी आंखें चमक उठती हैं। फेन, असेसमेंट खत्म हो गया? मैं सिर हिलाता हूं और उसके हाथ में सेरम रख देता हूं। ये तुम्हारे लिए है। उसकी नजरें डगमगा जाती हैं। तुमने सीरम इस्तेमाल नहीं किया? भूल गया था। बस इसे ले लो सेज, वह धीरे से कहती है। थैंक यू। इसमें थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वह मेरी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे पता है तुमने इसे सिर्फ मेरे लिए बचाने के लिए खुद सीरम नहीं लिया। मैं तुरंत कहता हूं, कम ऑन, इतना मत सोचो। अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं थी तो क्या मैं इसे कल रात ही तुम्हें वापस नहीं कर देता? वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुमने कल रात वापस इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम मेरे डैड को चढ़ाना चाहते थे, है ना? मैं उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाता हूं। बकवास मत करो, मेरे क्लासमेट्स देख रहे हैं। वापस क्लासरूम में ड्रेक अपना जलवा दिखा रहा था। एवरीवन, मेरी बात सुनो। चूंकि तुम सबने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है, अब मैं दिखावा नहीं करूंगा। मुझे सच में 7th डिवीजन ने रिक्रूट कर लिया है और मेरे डैड ने पहले ही प्रॉमिस किया है कि इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए स्कूल को थैंक यू के तौर पर एक पूरी बिल्डिंग डोनेट करेंगे। और इतना ही नहीं, मेरे डैड ने बटर से पहले ही एक जगह बुक करवा दी है। परसों मैं फैमिली ड्राइवर को भेजकर तुम सबको लेने आऊंगा। पूरा खर्चा मेरी तरफ से होगा। क्लियो, तुम्हें भी जरूर आना है। क्लियो शालीनता से मुस्कुराती है। सॉरी फियन, और मैंने पहले से ओशन वर्ल्ड जाने का प्लान बनाया हुआ है। तुम लोग एंजॉय करना। इतना कहकर वह ड्रेक के जवाब देने से पहले ही अपने हेडफोन्स लगा लेती है। ड्रेक का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। वह अपना फोन निकालकर उसी वक्त कॉल करता है। डैड, हमारे सिटी का पूरा ओशन वर्ल्ड बुक कर दो। मैं अपने क्लासमेट्स को वहां पार्टी देने ले जाना चाहता हूं। कुछ ही देर में पूरा क्लासरूम हंगामे से गूंज उठता है। होली क्रैप, ये तो बहुत बड़ा है। तभी कोई चिल्लाता है, किसी जीनियस ने असेसमेंट रिजल्ट ग्रुप चैट में पोस्ट कर दिया है। रिजल्ट्स जंगल की आग की तरह तेजी से फैलने लगते हैं। कोई घबराकर बोलता है, मैं तो गया, मेरा डी रैंक आया है, अब मेरे लिए कोई होप नहीं है। मैं रिजल्ट्स को स्क्रॉल करता हूं लेकिन अपना नाम कहीं नहीं ढूंढ पाता। फिर मेरी नजर मिस्टी और सेज के स्कोर्स पर जाती है। सेज, टैलेंट 1, साइकिक टाइप, ए रैंक। टैलेंट 2, हीलिंग टाइप, सी रैंक। मिस्टी, बीस्ट टेमिंग, टैलेंट, सी रैंक। इसके बाद मैं घर की तरफ निकल जाता हूं। जैसे ही मैं दरवाजा खोलकर अंदर जाता हूं, घर में बने खाने की खुशबू सीधे मेरी नाक तक पहुंचती है। आंट आयरिस किचन से अपना सिर बाहर निकालती है। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान है। फेन, तुम घर आ गए? मैं पूछता हूं, आंटी आज डिनर में क्या है? चिकन, डक, फिश, जो चाहो। मैंने तुम तीनों के सारे पसंदीदा डिशेस बनाए हैं। मिस्टी बड़बड़ाती है। मॉम, इसका इन सब से क्या लेना देना? आज की स्टार्स तो मेरी सिस्टर और मैं हैं, ये नहीं। आंट आइरिस मुस्कुराकर कहती है, तुम तीनों मेरे प्रेशियस बेबीज हो। मिस्टी आंखें घुमाती है। कौन जाने आपका प्रेशियस नेफ्यू आखिर में पूरी तरह गार्बेज निकलेगा या सच में कुछ काम का साबित होगा। आइरिस तुरंत उसे घूर कर देखती है। ऐसी बात कैसे कर सकती हो? अपनी जुबान संभालो। फियन बिल्कुल अच्छा करेगा। आज सेलिब्रेशन का दिन है। मैं इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं सुनूंगी। फिर वह मेरी तरफ देखकर कहती है, फेन, अभी जाकर बैठ जाओ, डिनर बस 1 मिनट में तैयार हो जाएगा। तभी अंकल वेड गर्व से फूले नहीं समाते हुए घोषणा करते हैं, इधर आओ फेन, देखो तो सही, अपनी दोनों कजन्स के रिजल्ट्स देखो। मैं मुस्कुराता हूं। दोनों ने बहुत अच्छा किया है। मिस्टी आंखें घुमाती हैं। तुम्हारी ओपिनियन किसी ने मांगी ही नहीं। लेकिन अंकल वेड उत्साह से बोलते रहते हैं, फेन, सेज के रिजल्ट्स को दोबारा देखो। ए रैंक टैलेंट। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उसे रिक्रूट करने के लिए आपस में लड़ पड़ेगी। आम लोगों को ऑर्गेनाइजेशन चुनती हैं, लेकिन सेज, उसे यह चुनने का अधिकार मिलता है कि वह किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहती है। यही सबसे बड़ा फर्क है, समझे? मैं सिर हिलाते हुए कहता हूं, अंकल वेड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अचानक उनका एक्सप्रेशन बदल जाता है। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। अगर तुमने सेज का सीरम नहीं लिया होता तो उसके रिजल्ट्स इससे भी बेहतर होते। फेन, ये बात याद रखना, तुम मेरी बेटी के एहसानमंद हो और जिंदगी भर उसके एहसान तले दबे रहोगे। आंट आइरिस तुरंत बीच में बोल पड़ती है, वाइड, आज जैसे दिन पर इतनी हार्टलेस बात करना हद हो रही है। अंकल वेड तुरंत पलटकर कहते हैं, हद? रहने दो। फेन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरी बेटी ने इतनी जेनरोसिटी दिखाई कि अपना सीरम तुम्हें दे दिया, वरना शायद वो एस रैंक तक पहुंच सकती थी। तुमने मेरी बेटी का एक शानदार फ्यूचर बर्बाद कर दिया। तुम उसके कर्जदार हो, बस, बात खत्म। सेज का एक्सप्रेशन अचानक सख्त हो जाता है। वह टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकती है। क्या हुआ सेज? डैडी की बात से डर गई? मेरी गलती, मेरी गलती। मैं बस इस बात को लेकर चिंतित था कि कहीं फेन के रिजल्ट्स एवरेज ना निकल जाएं और सीरम बेकार ना चला जाए। बस इतनी सी बात थी। लेकिन सेज एक पल भी नहीं झिझकती। वह वहीं सबके सामने सच्चाई बता देती है। फेन ने मुझे अपना सीरम दिया था। असल में कर्जदार मैं हूं, बल्कि ये पूरा फैमिली ही उसका कर्जदार है।
आंट आइरिस तुरंत मेरे पास दौड़कर आती हैं और मुझे पकड़ लेती है। उनके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। क्यों फेन, क्या तुम मुझे चिंता से मार डालना चाहते हो? वो सीरम तुम्हारा था, तुमने उसे अपनी कजन को क्यों दे दिया? मैं उन्हें शांत करते हुए कहता हूँ, आंटी कोई बात नहीं, मैं सीरम के बिना भी मैनेज कर सकता हूँ। उनकी आंखें उसी पर लाल हो जाती हैं। आंटी को माफ कर दो फेन, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे सच में बहुत अफसोस है। तभी मिस्टी अधीर होकर बीच में बोल पड़ती है, माम, आप रो क्यों रही हो? मेरा अच्छा मूड खराब कर रही हो। अगर फेन ने वो सेरम खुद इस्तेमाल भी किया होता तब भी जरूरी नहीं कि उसके रिजल्ट्स मेरी सिस्टर से बेहतर आते। और वैसे भी आपके प्यारे नेफ्यू ने अपनी मर्जी से सेज को सेरम दिया था, किसी ने उसे मजबूर नहीं किया था। सेज तुरंत पलटकर कहती है, मिस्टी, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी कॉन्शियंस नहीं है? मिस्टी तिरस्कार से हंसती है। उसने खुद कहा है कि वो सीरम के बिना ठीक है, वो हमारा खाना खाता है, हमारी चीजें इस्तेमाल करता है। अगर यहाँ किसी को कॉन्शियंस की जरूरत है तो वो वही है। उसके मुंह से ये शब्द निकलते ही सेज उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। मिस्टी फूट फूट कर रोने लगती है। डैड, इसके खिलाफ कुछ करो, ये सच में अपने फैमिली के खिलाफ जाकर एक आउटसाइडर का साथ दे रही है। अंकल वेड का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है। सेज, तुम ये क्या कर रही हो? एक आउटसाइडर के लिए मिस्टी को कैसे मार सकती हो? वो तुम्हारी अपनी सिस्टर है। सेज की आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है। आउटसाइडर? यहाँ आउटसाइडर हम है। ये बात मत भूलिए कि अब फेन ही वो इंसान है जिसने हमारे फैमिली को अपने घर में जगह दी है। अभी इसी वक्त उससे माफी मांगो। सेज, मैं तुम्हारा फादर हूं, माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी तो मैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मना कर दूंगा। अंकल वेड की आवाज कांपने लगती है। आखिरकार सेज के सामने उन्हें झुकना पड़ता है। सॉरी फेन, मैंने जो कहा वो गलत था, मैं माफी मांगता हूं। क्या तुम सेज को थोड़ा समझा सकते हो? प्लीज ऐसा मत होने देना कि वो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का मौका ही छोड़ दे।